आज की वीडियो में हम बजट के बारे में स्टडी करेंगे कि बजट क्या होता है, बजट की कितनी टाइप्स होती है, फिर हर एक टाइप को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ बजट? अ बजट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ डेफिनेट फ्यूचर टाइम पीरियड एंड इज़ यूटिलाइज्ड बाय गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स। बजट इनकम और एक्सपेंडिचर्स का एक रिटन फाइनेंशियल प्लान होता है जो कि एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है। बजट ये बताता है कि एक डेफिनेट फ्यूचर टाइम पीरियड के अंदर इनकम कहाँ कहाँ से आएगी, कितनी आएगी और कितने एक्सपेंसेस होंगे। बजट को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है, कोई भी कंपनी यूज़ कर सकती है, इसको गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकती है और कोई भी इंडिविजुअल अपने लिए बजट बना सकता है। आमतौर पर गवर्नमेंट एक साल के लिए बजट को प्रेजेंट करती है जिसमें इस चीज़ की डिटेल होती है कि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, टैक्स कलेक्शन कितनी होगी और गवर्नमेंट किस सेक्टर के अंदर कितना खर्चा करेगी। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के ऊपर कितना खर्चा करेगी, डिफेंस के ऊपर कितना खर्चा करेगी, रिसर्च के ऊपर कितने एक्सपेंसेस होंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर कितना खर्चा होगा। तो बेसिकली बजट एक फाइनेंशियल ईयर में या बजट पीरियड के दौरान आमदनी और खर्चे की डिटेल्ड मॉनेटरी प्लानिंग का नाम है। बजट बेसिकली एक फाइनेंशियल प्लान होता है और प्लान हमेशा पहले बनाया जाता है। अ बजट इज़ अ रिटन फाइनेंशियल प्लान फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, यूजुअली अ ईयर विच इज़ मेड टू अचीव फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। कि बजट एक रिटन फाइनेंशियल प्लान होता है जो कि एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है, आमतौर पर एक साल के लिए। लेकिन ये वेरी करता है किसी भी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के ऊपर या किसी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो इसलिए ये जो टाइम पीरियड है ना, ये चेंज हो सकता है। ये लाजमी नहीं है कि बजट एक साल के लिए होता है, लेकिन आमतौर पर जो बजट बनाया जाता है ना, वो एक साल के लिए ही होता है। जैसे गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है ना बजट, तो वो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाती है। बजट जो है ना, ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है या कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है। अगर आप बजट नहीं बनाएंगे तो आपको इस चीज़ की क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी कि इनकम कितनी होगी, कहाँ कहाँ से होगी, किस टाइम इंटरवल में होगी और आपके एक्सपेंसेस किस तरह से होंगे, किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपके कितने एक्सपेंसेस होंगे या आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली बजट के अंदर आपका ये सारा एक डिटेल्ड प्लान होता है। बजट की 3 क्लासिफिकेशंस हैं। बजट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बजट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और फिर फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट की कितनी टाइप्स होती हैं। टाइम पीरियड के हिसाब से बजट की 4 टाइप्स होती हैं: लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, करंट बजट और रोलिंग बजट। लॉन्ग टर्म बजट वो बजट होता है जो कि एक लंबे अरसे के लिए बनाया जाता है। आमतौर पर 5 साल से लेकर 10 साल के लिए जो बजट बनाया जाता है ना, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म बजट। कि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऐसा बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। आमतौर पर 1 से लेकर 5 साल के लिए जो बजट बनाया जाता है ना, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म बजट। नेक्स्ट है करंट बजट। करंट बजट बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 महीने के लिए या 1 क्वार्टर के लिए जो बजट बनाया जाता है उसे कहते हैं करंट बजट। फोर्थ टाइप है रोलिंग बजट। रोलिंग बजट को प्रोग्रेसिव बजट भी कहते हैं। A new budget is prepared for next accounting period after the end of the previous one। कि जैसे ही एक अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है ना, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए बजट बना लिया जाता है। और ये जो रोलिंग बजट होता है ना, ये कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है। रोलिंग बजट ऐसा बजट होता है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 1 साल के लिए बजट बनाया और 1 साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। जैसे ही 1 महीना ख़त्म हुआ तो कंपनी ने 1 और महीने के लिए बजट प्लान कर लिया। मतलब जब 1 महीना ख़त्म हुआ तो पीछे रह गए 11 महीने। तो जैसे ही 11 महीने रह गए ना, तो कंपनी ने 1 और महीने के लिए बजट बना लिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही एक क्वार्टर एंड होता है या 1 मंथ एंड होता है या कोई भी अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है, वो जैसे ही एंड होता है ना, तो नए अकाउंटिंग पीरियड के लिए फ़ौरन से बजट बना लिया जाता है। तो जैसे 1 साल का बजट था ना, फॉर एग्जांपल अब 1 क्वार्टर एंड हो रहा है। क्वार्टर का मतलब है कि आपके 3 महीने ख़त्म हो गए, तो पीछे रह गए 9 महीने। तो जैसे ही 1 क्वार्टर ख़त्म हुआ तो कंपनी ने
फिर से एक नए क्वार्टर की प्लानिंग कर ली, एक नए क्वार्टर के लिए बजट बना लिए, तो कंपनी के पास जो बजट पूरा रहेगा ना वो 1 साल का ही रहेगा। इसे कहते हैं रोलिंग बजट या प्रोग्रेसिव बजट। अब हम देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट की कितनी टाइप्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट की 2 टाइप्स हैं, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। अब फिक्स बजट जैसे ये अपने नाम से ऑब्वियस है ना, ये एक फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है। फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने प्लान किया कि वो 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी। कंपनी को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी ने अपने प्रोडक्शन बजट के अंदर इस चीज़ को प्लान कर लिया कि वो 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी। अब फॉर एग्जांपल कंपनी अपने प्लान को चेंज करती है और वो 500 की बजाय 600 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना चाहती है या 400 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना चाहती है, तो ये बजट इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो फिक्स्ड बजट होता है ना, ये फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है। अगर आप एक्टिविटी लेवल को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये बजट चेंज नहीं होता, ये उसको सपोर्ट नहीं करता। तो बेसिकली जब आप बजट बनाते हैं ना, तो बजट के अंदर फॉर एग्जांपल 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग कर ली कि आपका मटेरियल के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, लेबर के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होंगे, तो ये आपने बजट बना लिया। लेकिन ये बजट था 500 यूनिट्स के लिए। फॉर एग्जांपल अब अगर आपने 400 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं या 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो 400 यूनिट्स के लिए और 600 यूनिट्स के लिए इस बजट के अंदर ये डिटेल्स इंक्लूडेड नहीं हैं कि 400 के ऊपर लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी और ओवरहेड कितने एक्सपेंसेस होंगे, और इसी तरह 600 यूनिट्स के लिए मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी, लेबर कॉस्ट कितनी आएगी और ओवरहेड कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये जो बजट होता है ना, इसकी नेचर स्टैटिक होती है, ये चेंज नहीं होता है। जबकि जो फ्लेक्सिबल बजट होता है ना, जैसे कि अपने नाम से ऑब्वियस है ना कि जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल चेंज होते हैं ना, वैसे वैसे ये बजट भी चेंज हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक ऐसा बजट बनाया कि उसके अंदर 400 यूनिट्स की भी डिटेल है, 500 यूनिट्स की भी डिटेल है और 600 यूनिट्स की भी डिटेल है, कि अब अगर कंपनी 400 यूनिट्स बनाना चाहेगी ना, तो 400 यूनिट्स के अकॉर्डिंग मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट की डिटेल अवेलेबल है। और इसी तरह अगर कंपनी 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहेगी तो भी मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी, लेबर कॉस्ट कितनी आएगी और ओवरहेड कॉस्ट कितनी आएगी, उस चीज़ का भी इस बजट के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और इसी तरह अगर 600 यूनिट्स बनाना चाहेगी ना, तो इसके अकॉर्डिंग भी सारी इंफॉर्मेशन बजट में अवेलेबल है। तो अगर एक्टिविटी लेवल चेंज होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बजट भी चेंज हो जाता है। ऐसा बजट कहलाता है फ्लेक्सिबल बजट। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट की कितनी टाइप्स हैं। फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट की 11 टाइप्स हैं। सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है, रॉ मटेरियल बजट है, परचेज बजट है, लेबर बजट है, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है और कैश बजट है। अब हम इन बजट्स को 1 बाय 1 डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। इन बजट्स को स्टडी करने के दौरान आपने इनके नाम के ऊपर फोकस करना है कि जिस तरह का नाम होगा वैसा ही बजट होगा, जैसा नाम वैसा काम। सबसे पहला बजट होता है सेल्स बजट। सेल्स बजट वो बजट होता है जिसके अंदर कंपनी अपनी सेल्स को प्लान करती है कि एक डेफिनेट फ्यूचर टाइम पीरियड के अंदर कंपनी ने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करने हैं। सेल्स बजट का मतलब है कि एक फ्यूचर टाइम पीरियड के अंदर फॉर एग्जांपल 1 साल के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट सेल करना चाहती है और उनकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब उससे आपको रेवेन्यू कितना मिलेगा, और वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इनकम कि आप कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करेंगे और आपको उससे कितनी इनकम मिलेगी। सेल्स बजट हमेशा सबसे पहले बनाया जाता है और इसी की बेस पे बाकी बजट्स बनाए जाते हैं। सेल्स बजट के अंदर सेल्स की कंप्लीट एस्टिमेशन होती है और फोरकास्टिंग होती है कि एक फ्यूचर टाइम पीरियड के अंदर कंपनी की सेल्स कितनी रहेंगी। अब सेल्स को प्रेडिक्ट करना, सेल्स को फोरकास्ट करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि आमतौर पर कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं, मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, कस्टमर्स के बिहेवियर चेंज होता रहता है और प्रोडक्ट की डिमांड भी चेंज हो जाती है। इसीलिए सेल्स को प्रेडिक्ट करना, सेल्स को फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट होता है और इसको बनाना बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। सेल्स बजट को बनाते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले होता है सेल्स हिस्ट्री। सेल्स की हिस्ट्री से आपको ये पता चलता है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रीवियस सेल्स कितनी रही, कि प्रीवियस 1 साल के अंदर या प्रीवियस क्वार्टर के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स कितनी रही।
उसी को देखते हुए आप फ्यूचर की सेल्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फोरकास्ट कर सकते हैं। इसी तरह कंपनी पॉलिसी है। कंपनी पॉलिसी का मतलब यह है कि कंपनी मार्केटिंग के ऊपर कितना खर्चा करना चाहती है, या कंपनी कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोलना चाहती है कि अगर कंपनी मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा खर्चा करती है तो इससे भी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाएंगी, या अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोल लेती है तो उससे भी प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे से भी आपको पता चलता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है और सेल्स लेवल क्या है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। उसी के बेस पे आप सेल्स बजट बना सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर आप इस चीज़ को देखते हैं कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो किस तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी सेल्स टारगेट को सेट करते हैं। नेक्स्ट है सेल्समैन फीडबैक। अब सेल्समैन की जो फीडबैक होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेल्समैन ही वो लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं मार्केट के साथ, कस्टमर्स के साथ। तो सेल्समैन की जो फीडबैक होती है उसी की बेस पे भी आपको पता चलता है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और फ्यूचर टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी, बढ़ेगी या कम होगी। नेक्स्ट बजट है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट वो बजट होता है जिसके अंदर इस चीज़ की डिटेल होती है कि कंपनी एक डेफिनेट फ्यूचर टाइम पीरियड के अंदर या बजट पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगी। प्रोडक्शन बजट के अंदर बेसिकली जो नंबर ऑफ यूनिट्स कंपनी ने प्रोड्यूस कर रहे हैं ना एक डेफिनेट फ्यूचर टाइम पीरियड के अंदर, उसकी डिटेल होती है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स कंपनी प्रोड्यूस करेगी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड इन लाइन विद सेल्स बजट। जो प्रोडक्शन बजट है ना, ये सेल्स बजट के इन लाइन होता है। इन लाइन होने का मतलब ये है कि सेल्स बजट के अंदर जो आप टारगेट सेट करते हैं, जो कंपनी टारगेट सेट करती है कि हमने इतने नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल करना है, फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स को सेल करना है, तो प्रोडक्शन भी उतनी ही होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्रोडक्शन बजट सेल्स बजट से ही बेसिकली डेटा लेता है कि जितना आपने सेल्स टारगेट रखा है उतनी ही आपकी प्रोडक्शन होनी चाहिए। प्रोडक्शन बजट बेसिस प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, बिकॉज प्रोडक्शन बजट के अंदर आप क्वांटिटी को स्पेसिफाई करते हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। तो जब आपके पास क्वांटिटी आ गई तभी आप मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन बजट के साथ ना 3 और बजट एसोसिएटेड होते हैं, रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट और प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। रॉ मटेरियल बजट का मतलब ये है कि अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, अगर आपने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो आपका रॉ मटेरियल और होगा, और अगर आपने 2000 यूनिट्स बनाने हैं तो डेफिनेटली आपका रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा। इसी तरह अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो आपकी लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे। तो प्रोडक्शन बजट के साथ रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट और प्रोडक्शन ओवरहेड बजट एसोसिएटेड होते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाना चाहिए जब आप प्रोडक्शन बजट बनाते हैं। सबसे पहला तो है सेल्स बजट, कि सेल्स बजट से आपको इस चीज़ का डेटा मिलता है कि कंपनी ने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल करना है। तो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स को कंपनी सेल करना चाहती है ना, आपकी प्रोडक्शन उतनी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपकी इंडस्ट्री या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकती है। अब फॉर एग्जांपल आपने टारगेट तो रख लिया 1000 यूनिट्स का, तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपकी कंपनी 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सके, उसकी इतनी कैपेसिटी है या नहीं है। और यहाँ पे अगर कैपेसिटी इतनी नहीं है तो आप आउटसोर्स कर सकते हैं, किसी दूसरी कंपनी से कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है कंपनी पॉलिसी। कंपनी पॉलिसी का मतलब ये है कि आप टेक्नोलॉजी को कितना यूज़ करेंगे, मशीन्स को कितना यूज़ करेंगे, लेबर को कितना यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इन्वेंट्री पॉलिसी। इन्वेंट्री पॉलिसी का मतलब ये है कि कंपनी मैक्सिमम कितनी इन्वेंट्री रखना चाहती है और मिनिमम कितनी इन्वेंट्री रखना चाहती है। इन फैक्टर्स को देखते हुए ही प्रोडक्शन बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट बजट आता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का मतलब ये है कि प्रोडक्शन बजट के अंदर जो आपने डिसाइड किया कि आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, अब उन नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, इस चीज़ को एस्टिमेट किया जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के अंदर। प्रोडक्शन बजट डील्स विद नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड,
प्रोडक्शन बजट के अंदर इस चीज़ को बताया जाता है कि आपने कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, जबकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है ना वो ये बताता है कि इन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। अब जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है ना ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन बजट के ऊपर। डेफिनेटली अगर आपने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और अगर आपने कम यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो आपकी कॉस्ट कम आ जाएगी। नेक्स्ट है मटेरियल बजट। अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं ना तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और इसी तरह लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो मटेरियल कॉस्ट भी कम होगी, लेबर कॉस्ट भी कम होगी, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कम होंगे। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल बजट। जैसे कि अपने नाम से ऑब्वियस है ना, रॉ मटेरियल बजट इस चीज़ को एस्टिमेट करता है कि प्रोडक्शन बजट के अंदर आपने जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स को स्पेसिफाई किया है जिसको कंपनी प्रोड्यूस करना चाहती है एक डेफिनेट फ्यूचर टाइम पीरियड के अंदर, उन नंबर ऑफ़ यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ये बजट रॉ मटेरियल की क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है, और रॉ मटेरियल बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं, वो मटेरियल्स या वो कंपोनेंट्स जो कि आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए। प्रोडक्शन के अंदर जो मटेरियल्स या जो कंपोनेंट्स डायरेक्टली यूटिलाइज होते हैं ना, ये उनकी क्वांटिटी को एस्टिमेट करता है ये बजट। यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल्स इंक्लूड नहीं होते इस बजट के अंदर। इस बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल्स और कंपोनेंट्स ही इंक्लूडेड होते हैं, और ये बजट इस चीज़ को एस्टिमेट करता है कि आपको रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी। रॉ मटेरियल बजट प्रोवाइड्स डेटा फॉर परचेज प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ परचेज बजट। रॉ मटेरियल बजट का जो डेटा होता है ना ये हेल्प करता है परचेज प्लानिंग में, कि जब आपको पता चल जाता है ना कि आपने कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है तब आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं और परचेज बजट बना सकते हैं। नेक्स्ट है परचेज बजट। परचेज बजट के अंदर किसी भी कंपनी की परचेजेस की कंप्लीट डिटेल्स होती हैं। अब इसके अंदर जो है ना डायरेक्ट मटेरियल्स भी इंक्लूडेड होते हैं और इनडायरेक्ट मटेरियल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। अब जो रॉ मटेरियल बजट है ना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं और इनकी क्वांटिटी होती है, जबकि परचेज बजट के अंदर रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी है ना उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी वो भी इंक्लूडेड होती है, प्लस इस बजट के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल्स भी शामिल होते हैं। तो परचेज बजट के अंदर बेसिकली कंपनी की सारी परचेजेज आ जाती हैं कि डायरेक्ट मटेरियल्स कितने चाहिए और इनडायरेक्ट मटेरियल्स कितने चाहिए किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए। अब जो परचेज बजट होता है ना ये हेल्प करता है परचेज प्लान बनाने के लिए, बिकॉज परचेज बजट के अंदर आपकी डिटेल्स होती हैं कि आपने कौन कौन सी परचेजेस करनी है, उसी की बेस पे आप परचेज प्लान बना सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाना चाहिए परचेज बजट को बनाते हुए। सबसे पहले है स्टॉक लेवल्स, कि स्टॉक लेवल्स का मतलब ये है कि कंपनी अपने स्टॉक में कितनी इन्वेंट्री रखना चाहती है, मिनिमम स्टॉक कितना होगा, मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा, री ऑर्डर लेवल कितना होगा। इसी तरह है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ, कि जब कंपनी एक ऑर्डर प्लेस करती है तो उसके अंदर कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर किया जाना चाहिए, इसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस पर मैंने एक सेपरेट से वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कि जब भी कंपनी परचेज बजट बनाती है और इस चीज़ को फाइनलाइज करती है कि कंपनी ने क्या क्या परचेज करना है और किस टाइम पीरियड के अंदर परचेज करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है। तो परचेज बजट बनाते वक्त आपको ये भी देखना होता है कि आपके पास इतना कैश अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट है लेबर बजट। लेबर बजट फोरकास्ट द लेबर रिक्वायरमेंट्स इन अ बजट पीरियड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी, कि किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट्स कितनी होंगी, इसको एस्टिमेट करता है लेबर बजट। अब लेबर बजट इस चीज़ को स्पेसिफाई करता है कि आपको कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स चाहिए होंगे, उन वर्कर्स की टाइप्स क्या होंगी, मतलब वर्कर्स का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, उनकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, उनका एज लेवल क्या होगा, उनका जेंडर क्या होगा। इसी तरह जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस कितने होंगे, लेबर आवर्स कितने होंगे, ताकि प्रोडक्शन डिमांड्स को अचीव किया जा सके। लेबर बजट इस चीज़ को डिटरमिन करता है कि लेबर के ऊपर आपकी टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, कि कंपनी ने जो अपना प्रोडक्शन टारगेट सेट किया है ना, या कंपनी ने जो अपना सेल्स टारगेट सेट किया है, उतने नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए और उसको सेल करने के लिए कंपनी को कितनी लेबर चाहिए होगी, उसके ऊपर कंपनी की कितनी कॉस्ट आएगी और कंपनी को कितना कैश रिक्वायर्ड होगा इन वर्कर्स को सैलरीज देने के लिए।
लेबर बजट जो होता है ना, ये प्रोडक्शन बजट के साथ एसोसिएटेड होता है और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और अगर आपने कम प्रोडक्शन करनी है तो लेबर कॉस्ट कम आएगी। और इसी तरह अगर आपकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपके जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आपकी मटेरियल कॉस्ट भी होती है, लेबर कॉस्ट भी होती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। प्रोडक्शन ओवरहेड बजट प्रोडक्शन के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको एस्टिमेट करते हैं। इससे पहले हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को स्टडी किया। फॉर एग्जांपल जो रॉ मटेरियल होता है वो डायरेक्टली यूटिलाइज होता है, इसी तरह जो लेबर के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन के लिए। लेकिन इस बजट के अंदर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनको एस्टिमेट किया जाता है। अब ये जो ओवरहेड्स होते हैं ना, ये फिक्स्ड भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं और सेमी वेरिएबल भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए जब आप प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बनाते हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि इसमें जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है ना, उनको सेग्रीगेट किया जाना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट को अलग से कैलकुलेट किया जाना चाहिए और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको अलग से कैलकुलेट किया जाना चाहिए। लेबर आवर्स कितने होंगे, ओवर टाइम वर्क कितना होगा, नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितनी होंगी, और जो ओवरहेड एक्सपेंसेस की जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो क्या है, उसी को देख के आप फ्यूचर के टाइम पीरियड के अंदर जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं उनको एस्टिमेट कर सकते हैं, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बजट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट का मतलब ये है कि अब जो कंपनी ने प्रोडक्ट्स बना ली, उन प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए या उन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए या उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाते हुए जो कंपनी का खर्चा आता है, उसको ये बजट रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट और सेल्स बजट एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड होते हैं और ये दोनों बजट एक साथ ही बनाए जाते हैं। बिकॉज अगर कंपनी ने सेल्स बजट के अंदर अपना टारगेट बड़ा सेट किया है कि कंपनी ने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहेंगे उतनी ही आपकी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज़्यादा आएगी। और अगर एक कंपनी कम प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहती है ना, तो आपकी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम आएगी। तो इसलिए सेल्स बजट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट एक साथ बनाए जाते हैं। सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट को बनाने का और इसको कंट्रोल करने का। नेक्स्ट बजट है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो एग्जेक्टिव्स की सैलरीज होती है वो इस बजट के अंदर आती हैं, जो लीगल कंसल्टेंट्स की सैलरीज होती हैं वो भी यहाँ पे आती हैं, बिल्डिंग रेंट्स हैं, टेलीफोन चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ऑफिस फर्नीचर है, स्टेशनरी है, कैफेटेरिया है। इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स हैं ना वो इस बजट के अंदर आते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना वो इस बजट के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट बजट है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर्स ऑन फिक्स्ड एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स। कि फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं ना उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस बजट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी न्यू मशीन्स को परचेज करना चाहती है, नई टेक्नोलॉजी लेना चाहती है, कोई नई बिल्डिंग बनाना चाहती है, कोई लैंड परचेज करना चाहती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बनाना चाहती है या एजुकेशन की फैसिलिटीज़ को डेवलप करना चाहती है, तो फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो इस बजट के अंदर शामिल होते हैं। लास्ट बजट है कैश बजट। कैश बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कैश बजट इस चीज़ को एस्टिमेट करता है कि एक डेफिनेट फ्यूचर टाइम पीरियड के अंदर कैश का इनफ्लोज कितना होगा और आउटफ्लो कितना होगा। कैश बजट इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आपके पास सफिशेंट कैश अवेलेबल होना चाहिए ताकि आपको किसी भी इमरजेंसी में कैश की ज़रूरत पड़े तो आप फ़ौरन से उसको पूरा कर सकें। कैश बजट इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि आपके पास कैश एक्सेस में है या शॉर्टेज में है। अगर तो आपके पास कैश एक्सेस में है तो आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कैश की शॉर्टेज है तो इसके लिए आपको कहीं से फंड्स बोरो करना पड़ेंगे। कैश बजट इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए आपके पास कैश अवेलेबल है या नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं कि कंपनी कोई नई मशीन्स लेना चाहती है, कोई नई बिल्डिंग बनाना चाहती है, कोई लैंड परचेज करना चाहती है। तो कैश बजट इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि क्या कंपनी के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कर सकती है या नहीं कर सकती।